हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। उम्मीद करते हैं कुछ लोगों से बना होगा। पहला न्यूमेरिकल ये था कि कमरे के ताप पर चीनी और ग्लूकोज को मिला करके, कमरे के ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर चीनी और ग्लूकोज को चीनी और जल को मिला करके विलयन तैयार किया गया था 500, ये जिसमें कहा गया कि जो चीनी है वो 100 ग्राम है, तो चीनी की विलेयता ज्ञात करें। यही न्यूमेरिकल था पहला। दो होमवर्क था, एक ये था। देखिए पिछले क्लास में बताया आपको कि न्यूमेरिकल्स में जो डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। क्या क्या दिया हुआ है? विलयन का ताप दिया हुआ है। कमरे के ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। विलयन का ताप दिया हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 500 ग्राम जलीय विलयन है, मतलब विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है। विलयन का द्रव्यमान 500 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान मतलब ये इसमें विलय और विलायक दोनों है। इसमें से एक विलय दिया हुआ था चीनी। विलय कौन था यहाँ? चीनी का द्रव्यमान दिया हुआ था 100 ग्राम। और निकालना क्या था? चीनी मतलब विलय का विलेयता निकालना था, सोल्युबिलिटी एस। सोल्युबिलिटी एस का पिछले दिन हम लोग फॉर्मूला सीखे थे। विलेयता एस बराबर कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान मतलब कौन है यहाँ? चीनी का द्रव्यमान। चीनी का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है। यदि केजी यूनिट में रहेगा तो उसको ग्राम में चेंज करना होगा। बटा विलायक का द्रव्यमान था। विलायक कौन है यहाँ? विलायक जल है। ये भी ग्राम में ही यूनिट लिखना होता है और गुने 100। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 500 ग्राम। तो विलयन मतलब दोनों है, विलय और विलायक। हम लोग को फॉर्मूला में क्या लिखना है? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान डाटा में नहीं दिया हुआ है, विलय का दिया हुआ है, विलयन का दिया हुआ है। और हमको चाहिए क्या? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा? विलयन में दो चीजें है, विलायक और विलय। विलय 100 ग्राम है, तो शेष जो बच गया 400 वो क्या होगा? विलायक होगा, जल होगा। तो विलय 100 ग्राम बटा विलायक, ज्यादातर लोग 500 लिख दिए होंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि नीचे विलायक का द्रव्यमान लिखना होता है। और ये जो दिया हुआ है ये विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब दोनों चीज विलय और विलायक। तो सिर्फ विलायक के लिए हम लोग को समझना होगा। तो चीनी में से घटा देंगे तो 400 बच जाएगा, वही क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख देते हैं 500 माइनस 100, मतलब विलयन माइनस विलय ही विलायक होगा, गुने 100। तो ये 100 बटा 400 गुने 100 हो जाएगा। ये कटेगा 25 बार में, विलेयता 25 हो गया। नीचे में नहीं बच रहा तो बगल में फिर कर देते हैं 100 बटा 400 गुने 100 हो जाएगा 25। विलेयता 25 है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम जल में 25 ग्राम क्या घुलेगा? चीनी घुलेगा। तो टोटल कितना था? 400 जल था, तो 400 में 25 25 25 25 4 बार 400 को लिखेंगे ना, 100 100 100 100। तो विलेयता 25 का क्या हुआ कि प्रति 100 में 25 घुलेगा चीनी। 100 में 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, 2500 के 100 चीनी हो गया। तो विलेयता का अर्थ होता है कि 100 में उतना घुलेगा। लिखिए इसको। चलिए अगला न्यूमेरिकल था 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्लूकोज का जलीय विलयन था, जिसमें ग्लूकोज का विलेयता इस बार दिया हुआ था। विलेयता 5 था। विलेयता 5 है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम जल में 5 ग्राम ग्लूकोज घुलेगा।
विलेयता का अर्थ होता है कि 100 में उतना घुलेगा पदार्थ। ग्लूकोज का विलेयता 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम ग्लूकोज घुलेगा 100 ग्राम जल में। ग्लूकोज क्या है यहाँ? विलेय है नहीं, तो ग्लूकोज का विलेयता दिया हुआ है, विलेयता, ये विलेय है, विलेयता 5 दिया हुआ था और टोटल विलेय कितना था? नहीं, जल का मतलब विलायक दिया हुआ है, विलायक जल था। निकालना था कि बताइए ग्लूकोज कितना घुलेगा। ग्लूकोज का द्रव्यमान मतलब विलेय का द्रव्यमान, ये निकालना था। एक लाइन में समझ जाएंगे, विलायक जल तो विलेयता 5, इसका मतलब ये है कि प्रति 100 ग्राम विलायक में जितना 100 होगा उतना 100 में 5 घुलेगा। 400 है तो 100 4 बार करेंगे तो 4 बचे 20 ग्राम इसमें ग्लूकोज घुलेगा। ऐसे समझ जाएंगे। बनाना होगा सिस्टमेटिक तो फॉर्मूला से लिखेंगे। विलेयता बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी लिख रहे थे। विलेय का द्रव्यमान मतलब ग्लूकोज का द्रव्यमान, विलेय ग्लूकोज है, ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा विलायक जल है का द्रव्यमान गुणे 100। इस बार विलेयता दिया हुआ है 5, निकालना ये विलेय ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालना है। जो विलेय ग्लूकोज है, ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा विलायक जल का द्रव्यमान दिया हुआ है 400 और गुणे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 आगे गुना हो जाएगा, लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान 4 बचे 30 हो जाएगा। ये ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि विलायक 400 है, विलेयता 5 है, इसका मतलब कि 100 में 5 घुल रहा है तो 400 में 20 घुल जाएगा सिंपली। चलिए हम लोग विलेयता पढ़ रहे थे, विलेयता के बारे में आपको बतलाया, उसका सूत्र डिराइव करके पिछले क्लास में बतलाए थे आपको, उसके न्यूमेरिकल था ये जो होमवर्क का। आगे विलेयता संबंधित 2 टॉपिक है, हेडिंग देना है। विलेयता पर ताप एवं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। विलेयता पर ताप एवं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। चलिए समझिएगा। विलेयता का मतलब है कि कोई द्रव में देखिए क्या क्या घुलता है। कोई द्रव पदार्थ है, जल है, तो इसमें तीनों घुलेगा। कोई द्रव भी घुल सकता है, दूध एल्कोहल ये सब चीज डालेंगे तो भी घुल जाएगा। कोई ठोस पदार्थ डालेंगे, नमक चीनी ग्लूकोज ये सब डालेंगे तो भी घुल जाएगा। और इसमें गैस भी घुलता है, गैसीय पदार्थ भी जल में घुलता है। तो जल में ऑक्सीजन होता है ना, जलीय जीव जिससे जीवित रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस है, जल में घुला रहता है, उसी कारण जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो तीनों घुलता है। द्रव के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, 2 सिलेबस में था, ठोस और गैस। ठोस जो है द्रव में घुलेगा तो उसके दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब दाब घटा दे या बढ़ा दे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब घटाने बढ़ाने से किसी ठोस पदार्थ का द्रव में विलेयता न तो घटेगा और न बढ़ेगा, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो रीजन ये है कि जो ठोस पदार्थ है वो असंपीडित होते हैं। पहला चैप्टर में बताया गया था, मतलब ठोस के जो कण बिल्कुल सटे होते हैं, ऐसे एक दूसरे से सटे रहते हैं। तो एक दूसरे से सटे रहने के कारण इसको दबाएंगे तो जगह है ही नहीं कि कहाँ दबेगा, दबने के लिए जगह ही नहीं है, असंपीडित है। इसीलिए ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लेकिन गैस का प्रभाव पड़ेगा। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसको दबाएंगे तो कण नजदीक नजदीक आ जाएगा। तो किसी गैस का द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, और दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा। इसीलिए जब स्प्राइट या कोई ठंड का बोतल आप खोलते हैं तो तेजी से गैस निकलता है। वो गैस CO2 गैस होता है। तेजी से क्यों निकलता है? फड़फड़ाहट के साथ। वो इसीलिए कि उच्च दाब पर वो CO2 गैस को घुलाया जाता है, हाई प्रेशर पर। क्यों? उच्च दाब रहेगा तभी CO2 पूरे विलियन में घुला रहेगा, नहीं तो दाब नॉर्मल रहेगा तो केवल ऊपरी हिस्सा में CO2 रहेगा। पूरे स्प्राइट में या जो भी पेय पदार्थ है नीचे तक घुला नहीं रहेगा। इसीलिए बोतल को उच्च दाब पर पैकेट किया जाता है। अब जब भी खोलेंगे तो तेजी से निकलेगा। तो गैस का ये प्रभाव पड़ेगा, केवल गैस का। दाब का प्रभाव ठोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह संपीड्य होता है, गैस संपीड्य है, इसीलिए दाब से प्रभावित होगा। दाब बढ़ाएंगे तो गैस अधिक खुलेगा, और दाब कम करेंगे तो कम खुलेगा। दाब का ये प्रभाव है। और ताप का प्रभाव ये है कि ठोस है, जैसे जल में नमक को डाल दीजिए घुलाने के लिए, और उसको गर्म करेंगे तो जल्दी खुल जाएगा। मतलब ये कि ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता है। चीनी है तो चीनी को ऐसे पानी डाल के छोड़ देंगे तो भी घुलेगा, यदि उसको गर्म करना शुरू कर दो तो जल्दी घुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि गर्म करना मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से विलेयता बढ़ जाता है, जल्दी घुलता है या अधिक घुलेगा। 100 ग्राम ऐसे घुलना होगा तो 200 ग्राम घुलेगा। या आप ऐसे ही चीनी डाल दिए रूम टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे घुल रहा था, 100 ग्राम घुला, इसके बाद नहीं घुल रहा है, तो उसको गर्म करेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। मतलब ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ता है। चलिए ढंग से देखिएगा। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। क्योंकि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, जबकि किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब प्रभावी हो जाता है। दाब प्रभावी हो जाता है क्योंकि गैस संपीड्य होता है, और दाब में वृद्धि के साथ गैस की विलेयता अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप ठंडे पेय पदार्थों में CO2 गैस उच्च दाब पर घुलाई जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तथा किसी ठोस पदार्थ का द्रव में विलेयता पर ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, जबकि गैस में विलेयता पर ताप बढ़ने से गैस की विलेयता कम हो जाती है। चलिए, ये ताप और दाब का प्रभाव था विलेयता। हेडिंग देंगे नेक्स्ट, विलेय कण के आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलयन के प्रकार। विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में दो घटक, विलेय और विलायक। तो जो विलेय होते हैं, जो घुलते हैं, तो ये कई तरह से घुलते हैं। घुल करके कोई बड़ा हो जाता है, कोई बिल्कुल छोटा हो जाता है। इसी के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? जो विलेय कण जो घुलता है उसके कण के आकार पर। बिल्कुल छोटा है तो अलग विलयन होगा, थोड़ा बड़ा है तो अलग, उससे ही बड़ा है तो अलग। समझिएगा, 3 तरह के विलयन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। समझिएगा,
पहला में जो विलय कण है उसका साइज ऐसे दिखेगा जो दिख रहा है आपको, दूसरा में ऐसा, और तीसरा में ये। समझ रहे हैं आप? आपको शायद ये दूसरा वाला थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो, पहला वाला बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे ही बिलियन भी होते हैं। वैसे बिलियन जिनमें विलय कण अत्यंत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि साधारण आंख से दिखाई नहीं दे, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे। जैसे इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही कुछ दिए नहीं है, कुछ दिए नहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, रियल में दिखाई नहीं देता है, तो इसको वास्तविक विलयन बोलते हैं। वास्तविक विलयन, इसका जो विलय कण वो दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। ये कोलाइड है, कोलाइड, ये थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ही होता है। कोलाइड के कण माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और तीसरा निलंबन है। निलंबन का जो कण है, निलंबन विलयन का कण, ये बिल्कुल आंख से आपको दिखाई दे देगा, नग्न आंख से भी दिखाई दे देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है वहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा हो वैसे ही दिखाई दे देता है। ये तीन तरह के मतलब विलय कणों के आकार के आधार पर तीन तरह के विलयन है, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। 10 देखिए, विलय कणों के आकार के आधार पर 10 देखिए, विलय कणों के आकार के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऐसा नहीं होते हैं कि मैं कैसे देखिए, पहला लिखिए वास्तविक विलयन, अंग्रेजी होगा ट्रू सॉल्यूशन, ऐसे अंग्रेजी बगल में लिखेंगे यहाँ पे, फिर नीचे दूसरा लिखेंगे ऐसे यहाँ पे, फिर तीसरा। पहला वास्तविक विलयन, इसको बगल में यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखना है कोलाइड विलयन, कोलाइड अंग्रेजी में सही लिखा है, कोलाइड सॉल्यूशन। और फिर तीसरा है निलंबन विलयन, निलंबन लिखेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन विलयन। निलंबन विलयन को जनरली केवल निलंबन कोलाइड को कोलाइड और निलंबन भी बोलते हैं। चलिए वास्तविक विलयन नीचे पहला लिख करके 10 तक लिखना है, 10 तक लिखना है, लिखिएगा 10 तक। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन पूर्णतः समांगी होते हैं। वास्तविक विलयन पूर्णतः समांगी होते हैं। वास्तविक विलयन पूर्णतः समांगी होते हैं। वास्तविक विलयन के विलय कण विलायक के अंतः भागों में प्रविष्ट कर जाते हैं, घुस जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए वास्तविक विलयन क्या है, हम लोग को जितना भी आसपास के विलयन बनते हैं ना घर में, ग्लूकोज चीनी से, नमक से, या कोई आप दवा लेते हैं, वो सब वास्तविक विलयन होता है। जनरली क्या है, वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन में पीले का कण आपको दिखाई नहीं देगा, आंख से नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा होता है।
छोटा क्या होता है, इतना छोटा हो जाता है कि विलायक के अंत भागों में जाकर छिप जाता है, घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है और उसको छाना भी नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए, जल एवं चीनी का विलयन, जो वास्तविक विलयन है, जल एवं चीनी का विलयन। आगे लिखेंगे जल एवं नमक का विलयन इत्यादि कर दीजिए। नीचे हेडिंग देना है वास्तविक विलयन के प्रमुख गुण, वास्तविक विलयन के प्रमुख गुण। पहला लिखिए वास्तविक विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, अगला विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी बीले के कण नीचे पेंदी में नहीं बैठते हैं, बीले के कण नीचे पेंदी में नहीं बैठते हैं। क्या कहा गया समझ में आपको? पहला क्या कहा गया? स्वच्छ और पारदर्शी होता है, मतलब एक बीले कण जल के साथ कोई पदार्थ मिलाएंगे तो बिल्कुल पारदर्शी होगा, मतलब बीले का कण उसमें कुछ रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ मिला हुआ है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। दूसरा क्या कहा गया? आप चीनी को और जल विलयन बना कर तो कुछ समय तक गिलास में रख दीजिए, क्या नीचे चीनी बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। हम बहुत दिन छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जल वाष्पित हो जाएगा, जल बर्तन से उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जल है और चीनी नीचे बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो वास्तविक विलयन को कुछ समय तक स्थिर भी छोड़ देंगे तो नीचे बीले का कण पेंदी में नहीं बैठेगा, ये कहा गया। तीसरा लिखना है वास्तविक विलयन के बीले कण को साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बीले के कण विलायक में घुसे रहते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। अगला लिखेंगे वास्तविक विलयन समान होता है, वास्तविक विलयन समान होता है, अर्थात विलयन के संपूर्ण भाग में संगठन एक समान होता है। समान को बताया क्या? मतलब चीनी और जल है तो प्रत्येक भाग में चीनी जल समान रूप से वितरित रहेगा, मतलब जितना चीनी ऊपरी भाग में उतना ही मध्य भाग में उतना ही निचले भाग में। ऐसा नहीं है कि चीनी जल घोले तो चीनी नीचे अधिक रहेगा ऊपर अधिक रहेगा, ऐसा नहीं होगा, संपूर्ण भाग में एक समान रूप से फैला रहेगा। अगला लिखना है वास्तविक विलयन को छानना पत्र द्वारा बीले कण को छाना नहीं जा सकता है, मतलब ये चाहे कि चीनी को घोल करके कुछ चीज में छान ले, चीनी ऊपर उठ जाए, एक बार घोल लिए तो ऐसा संभव नहीं होगा। कोई भी वास्तविक विलयन रहेगा किसी भी पदार्थ का तो उसको कोई भी छाना पत्र में रोका नहीं जा सकता है, ये कहा गया। छान कर उसको कोई भी कपड़ा में छानिए, महीन से महीन कपड़ा हो, कोई दूसरा छाननी हो, तो किसी भी छाना पत्र द्वारा बीले कण को छानना संभव नहीं है, इतना छोटा हो जाता है। अगला लास्ट लिखेंगे वास्तविक विलयन में बीले कणों का आकार, वास्तविक विलयन में बीले कणों का आकार, बीले कणों का आकार, बीले कणों के व्यास का आकार, बीले कणों के व्यास का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है।
हो गया ये। दूसरा हेडिंग देना है आपको कोलाइड। कोलाइड मिलियन एक केवल कोलाइड ही लिखा जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग को एक क्लास लगेगा इन दोनों को पढ़ने में, कोलाइड मिलियन को एक क्लास और 2 क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप घर पे अच्छे तरीके से पहला चैप्टर का आपको बताया था, क्वेश्चन आंसर बना लेना था, कंप्लीट कर लेना था। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे। दूसरा समाप्त होने वाला है, तो आप आज से ही होमवर्क बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, होमवर्क बनाने के लिए आपको प्रारंभ कर देना है, क्योंकि दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप आज शाम से ही बनाना शुरू कर दीजिएगा क्वेश्चन आंसर। एक आध दो क्लास और लगेगा, इसमें फिर समाप्त हो जाएगा। चलिए, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।